हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर। अभी तक हमने यूनिट वन में नंबर सिस्टम कन्वर्जन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें समझी। आज हम देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जा सकती है, मींस डेटा कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, और देन कैसे विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर आप उसके आउटपुट्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहली चीज है, वो है आपकी इंफॉर्मेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई एक एक्स वाई जेड डॉक्टर हैं जो 100 पेशेंट्स के ऊपर कुछ वर्क कर रहे हैं। मींस सपोज उन्होंने 100 पेशेंट्स को डायग्नोज किया, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा, उन्हें मेडिसिन्स दी, देन उनको कुछ टेस्ट बोले, उनकी कुछ रिपोर्ट्स आएंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये सब क्या है, आपको एक डेटाबेस क्रिएट करके दे रहा है, यानी कि एक डेटा आपके पास आ रहा है। सपोज उन्होंने 100 पेशेंट्स को ब्लड टेस्ट के लिए लिखा, तो वो 100 ब्लड टेस्ट आए, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, उनकी कुछ वैल्यूज़ होंगी। तो आपसे कहा गया कि आप वो 100 पेशेंट्स का ये डेटाबेस तैयार कीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, देन उसे आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर, देन आपने क्या किया, उसको किसी सॉफ्टवेयर में अपलोड किया, और और आपके पास एक मैनेजमेंट सिस्टम आ गया कि आपको किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट का कोई भी डेटा अगर कभी भी चाहिए, तो आप उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहला जो हमें पॉइंट जो हमें समझना है, वो क्या है, आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब है डेटा, यानी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, गैदर करना, इकट्ठा करना। देखिए, डेटा और इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डेटा आपका रॉ इंफॉर्मेशन होती है। रॉ इंफॉर्मेशन मीन्स उसमें कोई भी नॉलेज नहीं होगी। मतलब सपोज आपने 100 पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर का एक डेटा लिया, तो वो 100 वैल्यूज आपके पास आ गई। अगर आप उसको कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, या आपने उसको कहीं प्रॉपर तरीके से लाइन अप नहीं कर रखा है, तो वो सिंपल एक डेटा है। अब अगर मैं उस डेटा को, यानी उस 100 पेशेंट्स के उस बीपी को किसी दूसरे पैरामीटर से कनेक्ट करके ये बताऊं कि अगर इस पर्टिकुलर पेशेंट का बीपी इतना है, तो इसको ये प्रॉब्लम होगी, अगर इसका बीपी इतना है, तो इसको ये इशू हो सकता है। तो दैट इज द इंफॉर्मेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस 100 पेशेंट्स के बीपी के मेजरमेंट्स को, वैल्यूज को यूज़ कर रहा हूँ, और उसे यूज़ करके कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जिट कर रहा हूँ, या किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब है कि डेटा इकट्ठा करना। अब डेटा इकट्ठा क्यों ज़रूरी है? डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आप पेपर में लिख सकते हैं कि आप कोई सर्वे कर रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या कोई भी चीज़ अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के क्या-क्या मेथड्स हैं, किस-किस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सपोज़ पहला पॉइंट है आपका इंटरव्यू। तो उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास कोई एक पेशेंट आया, उनका 1 टू 1 इंटरेक्शन हुआ, डॉक्टर ने कुछ क्वेश्चन्स उनसे पूछे, और पेशेंट ने कुछ रिप्लाई दिए, तो वो डॉक्टर ने नोट डाउन कर लिए, और उनको उस रजिस्ट्रेशन स्लिप पे रेफ़र कर दिए कि आप ये मेडिसिन्स लीजिए। तो ये भी एक तरीका है कि आप पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू करके अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि अब डॉक्टर ने उनको कुछ मेडिसिन्स लिखी, या कुछ टेस्ट लिखे, एंड देन उन्होंने उनसे कहा कि आप 15 डेज के बाद मेरे पास आइएगा, और मुझे बताइएगा कि क्या आपके रिजल्ट्स हैं, मतलब क्या आपको अच्छा लग रहा है, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई। तो 15 डेज के बाद जो भी उनके जो पॉइंट्स हैं पेशेंट की तरफ से, वो डॉक्टर के लिए क्या होगा, एक ऑब्जर्वेशन। लाइक अगर आप ये भी कह सकते हैं कि सपोज लैब में आप कोई एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं, 8 और 10 आवर्स के बाद उसके कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो आपके ऑब्जर्वेशन है। तो यानी कि वहां से भी आपको कोई एक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देन क्वेश्चनर। तो एक तरीका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ये है कि आप एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर बनाएं। देन आप उसको अपने सर्कल में, जहाँ से भी आपको जिस एज ग्रुप से इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस पर्टिकुलर कैटेगरी से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप वहाँ पर उस क्वेश्चनर को शेयर करें। जैसे कि आप गूगल फॉर्म का एग्जांपल ले सकते हैं। तो गूगल फॉर्म में क्या होता है, हम आपको एक
फॉर्म क्रिएट करके देते हैं, आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक अभी जो जितने भी ऑनलाइन सेशंस हैं या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आप क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो वो एक्सेल फॉर्म में बैकएंड पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ओके, तो किसी भी सर्वे के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप एक क्वेश्चनेयर बना के भी उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन में आप जो भी आपकी रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं, सपोज़ आपने कोई ट्रायल लगाया या आपने कोई अगर पेशेंट डॉक्टर का ही एग्ज़ाम्पल लें तो पेशेंट ने कोई टेस्ट करवाए तो उसकी कुछ रिपोर्ट जनरेट होके आई, तो उस रिपोर्ट को एग्ज़ामिन करके आपने कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करे यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से एक्सट्रैक्ट करी। तो ये डिफरेंट वेज़ हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं आपके इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के, इकट्ठा करने के लिए और मैंने आपको बताया है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको क्यों चाहिए? आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई भी ट्रायल लगा रहे हैं, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर टास्क आपको ज़रूरत होगी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिक्वायरमेंट एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस। अब देखिए मैंने इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, मीन्स अभी मैं इसको इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें से मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, तो जस्ट मैं इसको ये बोलूँगा कि मैंने डेटा इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके एक डेटा कलेक्ट कर लिया किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, जो भी मैं करना चाह रहा हूँ। अब मुझे उस डेटा में से ये देखना पड़ेगा या उस इन्फॉर्मेशन को मैं इकट्ठा क्यों कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है उस इन्फॉर्मेशन की, कहाँ मैं उसको अप्लाई करूँगा, ये सारी चीज़ें जो आती हैं आपकी, ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, वो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उसको बनाने में, उसे डेवलप करने में कितनी ज़रूरत है उसकी। ओके, या आप उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके क्या उस प्रोडक्ट के या उस प्रोजेक्ट के आउटपुट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दिस इज अंडर द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप उसमें से इंफॉर्मेशन में से उस डेटा में से वैल्यूज लेंगे और उस डेटा को यूज करके आगे प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस आता है वो है आपका व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्यों हमने ये पॉइंट्स कंसीडर किए हैं। तो एक अगर आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो आप लिख सकते हैं, इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज़ एनालाइज्ड इन ऑर्डर टू गेट अ डिटेल्ड व्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू बी डेवलप्ड। ओके, तो जो भी प्रोडक्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या क्या चाहिए इंफॉर्मेशन, क्या क्या हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको मुझे एनालाइज करना है और ये देखना है कि मैं जो प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ उसमें किस तरीके से वो यूज आएगी। तो सबसे पहले अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, मीन्स व्हाट इज द प्रॉब्लम, कैसे आप उस प्रोजेक्ट को करेंगे, कहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेंगे, कैसे आप उसको प्रोसेस करेंगे, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है आपकी, ये सारी चीज़ें। ओके, देन व्हाट इज़ द क्रिटिकलिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। तो वो जो प्रॉब्लम आप स्टेटमेंट आप दे रहे हैं या जो प्रोजेक्ट है आपका, वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, मीन्स क्या उसमें बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए या एक जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के कैटेगरी के लोगों से ही आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड देन उसका क्या सॉल्यूशन है, मीन्स आप कैसे उन लोगों से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। क्या आपको किसी पर्टिकुलर एरिया की ही इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपको फिजिकली वहाँ जाना होगा देन इंफॉर्मेशन लेनी होगी, या आप ऑनलाइन वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा ही चाहिए कि जब तक आप किसी लैब में जाके या एक्सपेरिमेंट सेटअप करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तभी आपका वो काम होगा, तभी आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द डेटा इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द सिस्टम। ओके, तो जो भी सिस्टम हम डेवलप करना चाह रहे हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें इनपुट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, देन क्या क्या मुझे उनसे आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो सपोज अगर एग्जांपल हम नॉर्मल हेल्थ का ही ले लें, तो हेल्थ में सपोज किसी ने आउटपुट ये देखना है कि हमें बीएमआई कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है या फिर हमें
100 कैंडिडेट्स हैं, उनका हमें बीएमआई कैलकुलेट करना है। तो ये आपका आउटपुट डिसाइड कर लिया आपने। अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए इनपुट पे? डेफ़िनिटली आपको हाइट चाहिए कैंडिडेट की, आपको वेट चाहिए कैंडिडेट का, तो ये आपके इनपुट्स हो गए। तो ये जो पॉइंट है आपका, व्हाट आर द डेटा इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द सिस्टम, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, व्हाट डिफिकल्टीज कैन बी फेस्ड व्हेन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो हम कभी भी किसी प्रॉब्लम पे अगर काम कर रहे हैं तो हमारे हमारे लिए उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन लेंगे, कहाँ जाके लेंगे, कैसे वो हमारे पास आएगी। ओके, क्या हमारे पास सही इंफॉर्मेशन आएगी या नहीं आएगी। तो ये सारी जो भी डिफिकल्टीज हम फेस करेंगे उस प्रॉब्लम के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो वो भी हमारी रिक्वायरमेंट के अंदर है। ओके, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू डेवलप द सॉल्यूशन। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने के लिए किस तरीके से हम मूव करेंगे, किस क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे अपने उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिजाइन करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट एनालिसिस पॉइंट के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस पॉइंट के अंदर सबसे पहली चीज, जो मेन चीज हमें समझनी है, वो ये है कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन रिक्वायरमेंट्स को हम एनालाइज करें। ओके, अब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो किससे पूरी होंगी? वो पूरी होंगी आपकी इंफॉर्मेशन से। जो डेटा आपको मिलेगा वही आपकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है। बट उस डेटा में से क्या इंफॉर्मेशन, क्या चीज़ आपको लेनी है, क्या नहीं लेना है, इसकी एनालिसिस आप खुद करेंगे। ओके, दैट इज बेसिकली द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है आपकी प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशंस पे, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके इनपुट्स क्या हैं, उसके आउटपुट्स क्या मिलेंगे। कोई अगर डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी किस टाइप का डेटा आप लेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, कितनी वो प्रॉब्लम क्रिटिकल है, ओके, कितनी सेंसिटिव है। जैसे कि कई बार आप कुछ एक्सपेरिमेंट लगाते हैं तो आपको बहुत सारे मेजरमेंट्स लेने होते हैं, आपको विदिन पर सेकंड भी आपको मेजरमेंट्स लेने हैं। बट लेकिन कुछ एनालिसिस ऐसी होती है, जैसे आपने आवरली या 12 आवर्स या फिर एक दिन की के डेटा को लेके भी आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, तो ये सब आपकी प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशंस है, जिनके बेसिस पे आप अपनी रिक्वायरमेंट की एनालिसिस, मतलब रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, और वो रिक्वायरमेंट आपकी कौन पूरा कर रहा है? आपका वो डेटा जो आपने गैदर किया, जो आपने इकट्ठा किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका फिजिबिलिटी एनालिसिस। सो फिजिबिलिटी एनालिसिस से पहले हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, और वो है आपका एसआरएस। क्लियर? तो एसआरएस होता है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब देखिए, इसका सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को समझ सकते हैं। हम सब लोग आज की तारीख में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं शॉपिंग करने के लिए। ओके, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी ये पेटीएम, गूगल पे, व्हाट्सएप, तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं मनी ट्रांसफ़र करने की, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन परचेसिंग की। ओके, ज़ोमैटो, जहाँ से हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं, स्विगी। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब बेसिकली क्या हैं? ये ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि इन सब के ऐप्स आपके मोबाइल में अवेलेबल होते हैं। सपोज़ आपको अमेज़न से कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो आपने क्या किया? अमेज़न ऐप को ओपन किया, वहाँ आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ दिखाई देंगी, टैब्स दिखाई देंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगेन देखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाके जो भी चीज़ें आपको परचेज़ करनी है, आपने उनको ऐड टू कार्ट किया, एंड देन आपने वहाँ से पेमेंट करके और उनको अपने घर पे ऑर्डर कर लिया। तो देखिए, ये जो पूरी प्रोसेस है कि आपने ऑर्डर किया, चीज़ कार्ट में ऐड हुई, देन वो प्रोडक्ट आपके घर पे पहुँच रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर? अब यही चीज़ अगर हम फिज़िकली देखें, तो हमें कोई एक सामान लेने के लिए दुकान पे जाना है, हमने शॉपकीपर से वो चीज़ परचेज़ की और हम वापस आ गए। क्लियर?
तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है? यही चीज़ जो हम ऐप यूज़ कर रहे हैं। देखिए, जब हमारा डेटाबेस यानी अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 या 2 लोगों के साथ काम करना है, तो मुझे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होगी। इन प्लेस अगर मेरा यूज़र डेटाबेस जो है वो 1000, 10,000 या 1 मिलियन इस टाइप से लाखों में है अगर तो। अगर आप सोचें कि अमेज़न को अगर लें, अमेज़न की सपोज़ कुछ 10 लाख, 20 लाख, 100 लाख यूज़र्स हैं। ओके, तो उन 100 लाख यूजर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, उनको प्रोडक्ट सेल करना इज़ अ वेरी टिपिकल टास्क। अगर हम फिजिकली मैनुअली उन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ओके, उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में, या आप कह सकते हो कि वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, यानी ये एक ऐसी चीज़ है आपके लिए जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। अब इसी को अगर हम फार्मेसी के फील्ड से रिलेट करें, लाइक जैसे हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। तो फार्मेसी के फील्ड में भी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ को पुट करना होता है और आपकी चीज़ें एग्जीक्यूट होके आउटपुट में आ गई। या सपोज़ आपको कोई ड्रग डिज़ाइन करनी है, तो आपने कोई एक ड्रग डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ किया, उसमें अपने इनपुट्स को एंटर किया और उसने आपको एक प्रोजेक्शन दे दिया आउटपुट पे कि हाँ, ये ड्रग ऐसे डिज़ाइन हो सकती है, या कोई एनालिसिस का रिजल्ट आपको देखना है, तो आपने उसमें देख लिया। ओके, तो ए नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी आल्सो। तो वो सब कैसे काम करते हैं, उनके बैकएंड में क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें प्रोसेस होती हैं, वो थोड़ा-सा हम बेसिक यहाँ पर समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उनको आप कह सकते हैं कि ऑपरेट किया जाता है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर आपकी एक नंबर ऑफ कैटेगरीज़ होती है यूज़र्स की। मतलब यूज़र्स सेंस यहाँ पर ये है कि आप आप कस्टमर हैं, मैं कस्टमर हूँ। ओके? जिनको फ्रंट एंड दिखाई दे रहा है, मीन्स जिनको ऐप दिखाई दे रहा है, जिनको वहाँ पे उन कैटेगरीज़ में जाना है। सपोज़ आपको कपड़े खरीदने, तो आप क्लॉथ की कैटेगरीज़ में गए, आपने मेन, वुमेन सेलेक्ट किया, आपने एज ग्रुप सेलेक्ट किया। उसके बाद किस टाइप का कपड़ा आपको खरीदना है, क्लॉथ आपको लेना है, आपने वो सेलेक्ट किया, देन आपने वहाँ पे ऑप्शंस देख के और अपनी चीज़ को फाइनल कर लिया। तो वो हम कस्टमर बेस हो गया। तो कस्टमर, यूज़र, ये जो कैटेगरी है, ये क्या करती है, उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करती है जो भी उसे वहाँ पे दिख रहा होता है। ओके, देन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं उनका बैकएंड पे काम होता है। बैकएंड इन द सेंस कि जो भी डिजाइनिंग आपको दिख रही है उस ऐप की या किसी वेबसाइट की, तो उसको डेवलप करना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का काम है। अब उनका क्या टास्क है कि वो इतने प्रॉपर तरीके से उस ऐप को या उस वेबसाइट को डिजाइन करें कि वो यूजर्स के लिए क्या हो, बिल्कुल फिट बैठे। मतलब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट फुलफिल होनी चाहिए। आप लोगों ने कई बार जैसे आप लोग अमेज़न या फ्लिपकार्ट को क्यों प्रेफ़र करते हैं? क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली है। ऐसे ही अगर आपको कोई एक वेबसाइट ऐसी दे दी जाए या फिर कोई ऐप ऐसा दे दिया जाए जहाँ पे आपको चीज़ें मिले ही ना, ढूँढने में बहुत मुश्किल हो, तो आप कभी भी उसको प्रेफ़र नहीं करेंगे। सो इट इज़ बेसिकली द टास्क ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर टू डिज़ाइन द पर्टिकुलर वेबसाइट और ऐप दैट विल बी सूटेबल फॉर द कस्टमर, जो कस्टमर के लिए वेरी बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट इंजीनियर्स। तो टेस्ट इंजीनियर्स का क्या काम है कि जो डेवलपर ने डिजाइन किया है उसको रन करके ये चेक करना कि इसके एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर है या नहीं है, जो इनपुट यूजर डाल रहा है आउटपुट पे वही उसको रिक्वायरमेंट में मिल रहा है या फिर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। ओके, सपोज मैंने क्लॉथ डाला और मुझे एंटर करने पे वहाँ पे कार्स का एड दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी टेस्ट इंजीनियर्स की हैं। देन आते हैं आपके यूजर डॉक्यूमेंटेशन राइटर्स। ओके, तो ये जितना भी आपका हेल्प का सेक्शन होता है, जैसे आप हेल्प में जाते हैं कि आपको कैसे उस ऐप को यूज़ करना है, कैसे आपको कैटेगरीज में जाके पेमेंट करना है, ऐड टू कार्ट कैसे करना है, तो जो भी आपके एफएक्यूज होते हैं, ओके, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, उनके आंसर्स, तो एक तरीके से पूरा मैनुअल। सपोज आप लैब में काम करते हैं तो आपका क्या होता है, लेबोरेटरी का एक मैनुअल होता है, या हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी एक बुक होती है। तो वो बुक बेसिकली क्या करती है, हमें हेल्प करती है चीज़ों को समझने में। लैब का मैनुअल हमें हेल्प करता है लैब परफॉर्म करने में। तो इसी तरीके से
किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी ऐप का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है जिसको यूजर डॉक्यूमेंट एंड राइटर लिखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो अगेन उनका क्या टास्क होता है कि वो प्रॉपरली कस्टमर को बिल्कुल यूजर फ्रेंडली तरीके से प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट होता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये होता है कि जो भी चीज़ें आपने डिसाइड करी हैं, जो भी आपने बनाया है, डेवलपर ने डेवलप किया है, टेस्ट इंजीनियर ने उसको टेस्ट किया है, डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उसका, वो प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि लास्ट में इन सारी चीज़ों को बाइंड अप करके अल्टीमेटली प्रोजेक्ट मैनेजर को ही उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है। सपोज आपका फार्मेसी का कोई एक सॉफ्टवेयर है, तो लास्ट में जब उसको किसी कस्टमर को सेल किया जाएगा या किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल किया जाएगा, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर का ही टास्क होगा कि वो उसका डेमो देगा मार्केट में लॉन्च करने से पहले, कि हाँ, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इस तरीके से काम करता है, ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है, ये इसका कस्टमर सपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैंडल करना, उनकी प्रॉपर लाइनिंग करना प्रोजेक्ट मैनेजर का टास्क होता है। देन मेंटेनेंस इंजीनियर, सिंपल, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई चेंजेस चाहिए आपको या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो वो सारा का सारा काम आपको किसका होता है? मेंटेनेंस इंजीनियर्स का। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में, उसके एग्जीक्यूशन में, उसकी टेस्टिंग में, उसकी मेंटेनेंस में एंड देन कस्टमर सपोर्ट में। जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी प्रोडक्ट आपको अमेज़न पे सपोज़ अगर फ़ॉल्ट के साथ मिला या आपको पसंद नहीं है, तो आप उस तुरंत उसको वापस कर देते हैं या आप क्वेरी डाल देते हैं या आप कुछ रिव्यू लिख देते हैं। तो उनकी जो कस्टमर सपोर्ट जो टीम होती है वो आपसे कॉन्टैक्ट करती है, आपके आइटम को वापस मँगाती है और आपको रिफंड या फिर दूसरा आइटम प्रोवाइड करती है। ओके? तो इसी तरीके से अगर आप फार्मेसी का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ आपको किसी भी कोई टैब में या किसी एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी जो टेक्निकल सपोर्ट टीम है, वो आपको हेल्प करेगी। उसको सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी एक्सपायरी क्या है, लाइसेंस वर्ज़न है तो कैसे यूज़ किया जाएगा, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स में चलेगा। तो ये सारी जो टेक्निकल सपोर्ट टीम है, तो ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो किसी भी एसआरएस डॉक्यूमेंट मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो अभी हमने डिस्कस किया था। ओके, सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में अभी तो हमने यूजर्स की बात की, तो किन तीन चीज़ों की कोई भी डॉक्यूमेंट या उसको बनाने में, किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में बेसिकली तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी। तो फर्स्ट है उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि क्या वो फंक्शन कर रहा है, क्या उसके इनपुट्स हैं, क्या वो परफॉर्म कर रहा है, आउटपुट पे वो क्या दे रहा है, किस किन पैरामीटर्स को आप उसमें एंटर करेंगे, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये सब उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम एक माइक्रोवेव अवन की बात करें, तो माइक्रोवेव अवन के क्या फंक्शंस हैं कि वो कन्वेंशन में यूज़ होता है, वो माइक्रोवेव में यूज़ होता है, वो एज एन अवन यूज़ होता है, वो इतने टेम्परेचर पे यूज़ होता है, आप उसमें ये चीज़ कर सकते हैं। क्लियर? देन प्री हीट का ऑप्शन है उसमें, कितने टेम्परेचर पे किस पर्टिकुलर मोड में आपको उसको काम कराना है। तो ये सिंपल मतलब एक सपोज एक फ़ैन घूम रहा है, तो आपको पता है कि वो उसकी जो स्पीड है वो 1, 2, 3 में जाएगी, इतने वोल्टेज पे वो काम करेगा। इतनी स्पीड से उसकी मोटर मूव करेगी जो उसके अंदर लगी हुई है। तो ये उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है कि वो क्या फंक्शन करेगा। एक टीवी क्या फंक्शन करेगा, आपको न्यूज़ चैनल्स या फिर एंटरटेनमेंट चैनल्स दिखाएगा, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। किस प्रोवाइडर की आपने सर्विस ले रखी है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स जो मैंने आपको दिए, ये उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये डिसाइड करता है। ओके? अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको दिखती तो नहीं है, जो आपको चाहिए भी नहीं उसमें, लेकिन वो ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टम की रिलायबिलिटी। सिस्टम की रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है। एरर, कोई भी सपोज़ आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एरर के चांसेस कितने हैं? जैसे सपोज़ कई बार आपका सिस्टम जो मोबाइल फ़ोन है वो क्या होता है, हैंग हो जाता है। ओके? जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप टेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, यानी आप हार्डवेयर की बात करें या आप सॉफ्टवेयर की बात करें, तो वो चीज़ अगर हैंग कर रही है या उसकी फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब उसमें एरर के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं। ओके? देन उसकी परफॉर्मेंस, वो क्या एक्यूरेसी है, मतलब इफ़ेक्टिवनेस क्या है उस सॉफ्टवेयर की।
कितनी एक्यूरेसी एफिशिएंसी के साथ वो परफॉर्म कर रहा है, या कोई हार्डवेयर है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है। ओके, मींस कि एरर के चांसेस कि सपोज किसी इंस्ट्रूमेंट ने को हमने 100 टाइम्स यूज किया तो उसने कितनी बार गलत रिजल्ट्स दिए या कितनी बार सही रिजल्ट्स दिए। देन सिक्योरिटी। अब जैसे अगर मैं यूज़र एंड की बात करूँ, एज अ कस्टमर अगर मैं बात करूँ, तो मुझे अमेज़न की वेबसाइट में के अंदर मतलब मेरा पेमेंट सिक्योर है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। या फिर मैं कोई हार्डवेयर यूज़ कर रहा हूँ सपोज़, तो या फिर मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी सिक्योरिटी मीन्स उसमें ब्रीचेज़ आने के कितने चांसेज़ हैं, उसमें स्पाई वेयर आने के कितने चांसेज़ हैं, मालवेयर आने के कितने चांसेज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें भी दैट्स अ पार्ट ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स जो रिलायबिलिटी है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सिक्योरिटी, ओके, देन ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके आते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। देन थर्ड है आपका गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सपोज मैं कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो अब मैंने सपोज आज की तारीख के या यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करके उसको हैंड ओवर कर दिया। बट क्या मैं उसमें ये कुछ ऑप्शन रख रहा हूँ कि कल की तारीख में अगर यूज़र मेरा मुझसे कहेगा कि मुझे इसमें कुछ रिवीजन चाहिए, मुझे इसमें कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए, मुझे इसमें कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है, या फिर 5 साल के बाद आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आप क्या उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी तरफ से, उसी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे आप विंडोज़ देखते हैं, ओके, या आपका जो भी आप डिफरेंट मोबाइल की ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, उनके टाइम टू टाइम वर्जन्स आते हैं कि आप अपने इस ऐप को अपडेट कर लीजिए, हमने ये फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करी हैं। तो ये होता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं या आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा सॉफ्टवेयर पे है। तो सपोज आप फार्मेसी की फील्ड के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो क्या आने वाले टाइम पे हम क्या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं? इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी टू ऐड ऑन समथिंग? ओके, तो दिस इज़ द गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो ये 3 पॉइंट्स आप समझा सकते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस में। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिबिलिटी एनालिसिस। ओके, तो सपोज हमने कोई एक प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोचा, ओके, कोई सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में सोचा, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट के बारे में हमने सोचा, तो उसको सोचना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और देन उसे मार्केट में उतार के यानी कस्टमर को हैंडओवर करके वो कितना सक्सेसफुल रहा। जैसे आपने बहुत सारे बिज़नेसेस ऐसे सुने होंगे या ऐप्स ऐसे लॉन्च हुए, जो लॉन्च तो हुए बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, या उनके एग्ज़ीक्यूशन में कहीं प्रॉब्लम आई, उनकी मार्केटिंग में कहीं प्रॉब्लम आई, या उनके रिज़ल्ट्स में कहीं प्रॉब्लम आई, इसलिए वो वापस हो गए या वो मार्केट में नहीं टिक पाए। ओके, तो फिज़िबिलिटी क्या है किसी प्रोजेक्ट की, उसको एनालाइज़ करना भी एक ज़रूरी चीज़ है। ठीक है? दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो कोई प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, फेल तो नहीं हो जाएगा, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, दैट डेफिनेटली हमें उसको एनालाइज करना पड़ेगा। हम उस प्रोजेक्ट के आइडिया पे कितना पैसा लगा रहे हैं, क्या हमें रिटर्न मिलेगा, क्या हमें इतना रिस्क लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी है, ये सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी होंगी। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और यूज़र के लिए, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, ठीक, कि लॉन्ग टर्म में उसके क्या इफ़ेक्ट्स आएँगे, अगर मैं यूज़र एंड पे देखता हूँ या मैं ऑर्गेनाइज़ेशन के एंड पे देखता हूँ, तो क्या वो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। मीन्स सपोज़ मैंने कोई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट उठाया, और क्या मार्केट में लॉन्च होने के बाद यूज़र एंड पे देने के बाद मैं उतना कैश मतलब उतना रिटर्न ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा? क्या यूज़र से मुझे उतना आउटपुट सही मिलेगा, या मेरा प्रोडक्ट उस लायक का है या नहीं है? ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी फिज़िबिलिटी के अंदर। तो उनको एनालाइज़ करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। ओके, तो पहला है आपका टेक्निकल फिज़िबिलिटी। तो टेक्निकल फिज़िबिलिटी डेफ़िनेटली टेक्निकल पॉइंट्स को कंसीडर करेगी कि आप जो बना रहे हैं वो टेक्निकली साउंड है या नहीं है, वो अप टू द मार्केट है या नहीं है। मीन्स सपोज़ मार्केट में कोई चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है और आपने कहा कि हम फिर से उसी को बेस बना के उसी थोड़ा बहुत चेंज करके और मार्केट में फिर उतार देंगे। तो वो पॉसिबल मतलब वो मे बी चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है, बट वहाँ पे रिस्क के जो चांसेस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। ओके, तो सपोज़ मीन्स
अगर कोई फार्मेसी का कोई सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको यूज़र फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, ईज़ी टू एक्सेस बनाना पड़ेगा, कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स देने पड़ेंगे उसमें या कुछ एडिशनल चीज़ें देनी पड़ेंगी, सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। ओके? तो ये स्ट्रेटजी टेक्निकल पॉइंट में मतलब टेक्निकली आपको उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। ओके? ओके, रिक्वायरमेंट है भी या नहीं उनकी यूज़र एंड पे मीन्स स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जो आप प्रोवाइड कराना चाह रहे हो टेक्नोलॉजी, क्या वो सिर्फ़ हो सकता है इंडस्ट्री में ही रिक्वायरमेंट हो उसकी, वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट ही ना हो और आपने कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे उसका वर्ज़न उतार दिया। ओके, तो ये उसकी टेक्निकल फिज़िबिलिटी। मैनेजिकल फिज़िबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी आप मैनेजमेंट सपोर्ट ओके देन जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनका सपोर्ट सपोर्ट इन द सेंस कि आप कितने टाइमलाइन पे आप क्या डिसाइड किया है आपने कि किस तरीके से हम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप मेथोडोलॉजी यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को या अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो मैनेजिंग क्या होगी उसकी दैट इज़ बेसिकली अंडर दिस कैटेगरी सेकंड ओके। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी हम बनाने जा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमें क्या रिटर्न देगा? हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? ओके, तो और जो मैं जैसे सपोज़ मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए या प्रोडक्ट के लिए कुछ रॉ इन्फॉर्मेशन चाहिए या रॉ डेटा चाहिए या रॉ मटेरियल चाहिए किसी प्रोडक्ट के लिए। अगर उसी की कॉस्ट या फिर सपोज़ मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको बनाने की मेरी कॉस्ट ₹90 आ गई और मार्केट में वो ₹95 का बिक रहा है और ₹5 के मार्जिन में अगर वो रेवेन्यू जनरेट मुझे करके नहीं दे रहा है, तो क्या मैं ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करूँ न करना चाहूँगा या मैं ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करूँगा? नहीं, डेफ़िनिटली तो वो इकोनॉमिक फिज़िबिलिटी उसकी बहुत ही क्या होगी? पुअर होगी। देन आता है आपका फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। सो अगेन फाइनेंशियल इंक्लूड करता है आपका उस प्रोजेक्ट को बनाने से लेके उसकी मेंटेनेंस से लेके उसके टेक सपोर्ट से लेके देन डिफरेंट सोर्सेज से आपको क्या इन्वेस्टमेंट मिल पा रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए। तो रिलेटेड टू ऑल फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं आपके वो आपके फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के अंदर आएंगे। ओके, देन आता है आपका नेक्स्ट। तो कल्चरल फिजिबिलिटी के अंदर आपका आता है कि सपोज आपने कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाया, ओके, या किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, साइंटिफिक इश्यूज, ओके, सोशल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, जैसे कि कई हमारे ट्रायल्स होते हैं जो हमारे एथिकल सोशल इश्यूज को फोकस करते हैं, तो क्या वो साइंटिफिक, एथिकल, बिहेवियरल, सोशल इश्यूज, इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? इस प्रोजेक्ट का इन इश्यूज़ पे मतलब एथिकली क्या इश्यू, एथिकल इश्यूज़ पे क्या इम्पैक्ट है, बिहेवियरल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओके? देन सोशल इश्यूज़ क्या हो रहे हैं उस प्रोजेक्ट से पर्टिकुलर, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमारी, वो आपकी कल्चरल फिज़िबिलिटी में आती हैं। तो आप कह सकते हैं कि कल्चरल फिज़िबिलिटी इंक्लूड्स द investigation of scientific, ethical, behavioral, and social issues for a particular or for the designing of particular project. नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल फिजिबिलिटी। पॉलिटिकल फिजिबिलिटी के अंदर आता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर डिजाइन कर रहे हैं तो आप किसी सेट ऑफ यूजर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं। ओके, डिजाइन कौन कर रहा है? वो एक मेकर होंगे, मतलब जैसे कि पॉलिसी मेकर मीन्स कि जो जो उस प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग कर रहे होंगे। ओके, तो वो पूरी प्लानिंग जो कर रहे हैं लोग, किन यूजर्स के लिए कर रहे हैं, क्या वो उनके लिए पॉसिबल है? मतलब क्या वो डेफिनेटली उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए आप ये डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या वो उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, किस तरीके से दे पा रहे हैं, और क्या उसको जनरल पब्लिक और ये कहना चाहिए कि जो यूज़र्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? किस लेवल तक एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं आपकी पॉलिटिकल फिज़िबिलिटी के अंदर। देन नेक्स्ट आता है आपका एनवायरमेंटल फिज़िबिलिटी। तो डेफ़िनिटली आप कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एनवायरनमेंट पे? क्या वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है? क्या वो बुरा है? अगर वो एनवायरनमेंट के लिए बुरा है, तो आप फिर क्या स्टेप्स उठाएँगे? लाइक जैसे अगर हम कहें कि हम नेशनल हाइवेज़ बनाते हैं, तो नेशनल हाइवेज़ बनाने के साथ-साथ
हमें क्या करना पड़ता है, हम पेड़ काटते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है कि आप पेड़ काटेंगे नेशनल हाईवे बनाने के लिए, लेकिन जब आप नेशनल हाईवे बनाएँगे तो आप उसके दोनों तरफ इम्प्लांटेशन भी करेंगे, ओके? तो आप प्लांटेशन करेंगे ट्रीज़ का। तो इसका मतलब आपने काटे भी देन आपको लगाने भी हैं, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा, ओके? इस तरीके से कोई प्रोजेक्ट का अगर एनवायरनमेंट में कोई बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपके पास उसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि हाँ, हम इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए ये स्टेप्स उठाएँगे। देन नेक्स्ट है आपका मार्केट फिज़िबिलिटी। तो मार्केट फिज़िबिलिटी मीन्स डेफिनिटली मार्केट में कितना फिज़िबल होगा वो प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट उतरने के बाद। क्या वो मार्केट में सेट हो पाएगा? लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है? कॉस्ट क्या है उसकी? अवेलेबिलिटी क्या है उसकी? टेक्निकल सपोर्ट या नॉर्मल कस्टमर सपोर्ट क्या है उसका? तो ये क्या कितना इन सब चीज़ों को ये कवर कर रहा है? दैट इज़ ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ मार्केट विजिबिलिटी। ओके? सो आज के लेक्चर में मैं एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ कि हमने क्या-क्या पढ़ा। आई होप आपके कुछ समझ में आया होगा। ओके? तो जैसे हमारा टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। तो पॉइंट ये था कि इंफॉर्मेशन गैदर क्यों करनी है, किन-किन सोर्सेज़ से हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, ओके? देन जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, उसमें से हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, और जो चीज़ लेनी है, इंफॉर्मेशन जो हमें लेनी है, उसे हमें किस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, ओके? तो किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम डिसाइड करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उसके अंदर डिफिकल्टीज क्या है, उसको हम किस तरीके से डिफरेंट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन से या लेवल ऑफ डेटा से पूरा करेंगे। देन किस तरीके से हम अपनी पूरी प्रॉब्लम को, या हम बड़े लेवल पे अगर काम कर रहे हैं या फिर हम अगर एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पे क्या-क्या कैटेगरीज़ होती हैं यूज़र्स की, उनका क्या-क्या रोल होता है, वो हमने पढ़ा, वो हमने समझा। क्या कंटेंट है, कोई भी एक एसआरएस डॉक्यूमेंट अगर डिज़ाइन किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, तो वो 3 चीज़ों पे डिपेंड, मतलब 3 चीज़ें मेन पार्ट हैं उसकी। एक तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाई। देन उसके बाद रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करने के बाद हम उसकी फिज़िबिलिटी एनालिसिस करते हैं। ओके? तो फिज़िबिलिटी एनालिसिस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मार्केट फिज़िबिलिटी, पॉलिटिकल फिज़िबिलिटी, एनवायरमेंटल फिज़िबिलिटी, फाइनेंशियल, मैनेजिकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो ये सारे पॉइंट्स आप वन बाय वन वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन फिजिबिलिटी एनालिसिस, या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस, तो यू कैन explain 4 or 5, or if possible you can explain all these 3 8 points in the category of under the guidelines of feasibility analysis। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। एक बार आप और अच्छी तरीके से वीडियो पूरा देखिएगा, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा वन बाय वन। और एक मैं सजेशंस आपको दूंगा कि मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो इन पॉइंट्स के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल जरूर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको हर टॉपिक में एक एग्जाम्पल लेके समझाया है कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं या कैसे वो एग्जीक्यूट होगा। तो कोशिश करिएगा कि एक एग्जाम्पल के साथ अगर आप अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।